हेलो दोस्तों, माय नेम इज AR वर्मा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। हमने अपने पिछले क्लास में रियल जीडीपी एवं नॉमिनल जीडीपी को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझ लिया था। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कीन्स के अर्थशास्त्र के अर्थात कीनीजियन इकोनॉमिक्स की। इसकी चर्चा हमें क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि बिना कीन्स के अर्थशास्त्र को समझे हम आगे जो भी कॉन्सेप्ट समझेंगे उनको बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, कुछ अधूरापन रह ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम कीन्स के अर्थशास्त्र को समझेंगे कि इनकी अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें आगे जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उनको समझने में आसानी मिले। तो चलिए बात करते हैं कीन्स के अर्थशास्त्र की। चलिए दोस्तों बात करते हैं कीन्स के अर्थशास्त्र की। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह है कीन्स का अर्थशास्त्र अर्थात कीनीजियन इकोनॉमिक्स। ओके, चलिए आज हम बात करने वाले कीन्स के अर्थशास्त्र की, कीनीजियन इकोनॉमिक्स की। तो इसकी कुछ अवधारणाएं उनको समझ लेते हैं ताकि जो हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ें उन्हें समझने में आसानी हो और हम एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को समझ सकें। ठीक, चलिए बात करते हैं। इसकी जो पहला पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि देश की जीडीपी व रोजगार समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड पर निर्भर करता है। तो पहला कॉन्सेप्ट है देश की जीडीपी व रोजगार समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड पर निर्भर करता है। कैसे करता है हम आगे जब इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे तो हम बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझने वाले हैं। तो पहले आप लिख लीजिए, फिर हम इसको जब इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर को बारे में बात करेंगे तब इसको समझेंगे। दूसरा, इसकी अर्थात समग्र मांग की संरचना निम्न प्रकार है। तो संरचना की बात करते हैं। पहले हम संरचना लिख देते हैं, इसका एक फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं, फिर उसमें जो भी वर्ड की बात होगी उनको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो यहाँ पर एडी अर्थात एग्रीगेट डिमांड, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड की संरचना है जिसके ऊपर किसी देश की जीडीपी और रोजगार निर्भर करता है। कैसे करता है हम बात करते हैं। ये एडी समग्र मांग क्या है हम बात करेंगे, सी क्या है हम बात करेंगे, आई क्या है, जी क्या है, एक्स है, एम क्या है, हम सारी चीज़ों की एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस संरचना को समझते हैं। चलिए, जैसा कि हमने देखा था एडी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इसमें हमें समझना है कि यहाँ पर सी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है एंड एम का मतलब क्या है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट सी इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन। सी का मतलब होता है यहाँ पर कंजप्शन। कंजप्शन को हम हिंदी में कहते हैं उपभोग। उपभोग, ठीक। उपभोग क्या होता है? उपभोग संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च। उपभोग यानी कंजप्शन क्या होता है?
संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च, यानी हमें किसी चीज़ की यूटिलिटी मिलने के लिए हम जो खर्च करते हैं, यानी जो एक्सपेंडिचर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंजप्शन कहते हैं। मान लीजिए आपको, जैसे आप जब घूमने जाते हैं तो आपको क्या चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए आप कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो घूमने के लिए जब आप जाते हैं तो जैसे किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर आपको, जैसे किसी हिल पर जाएंगे तो जब आप रोप वे पर ट्रैवल करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसके लिए उसके पर क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, यानी रुपए देंगे। तो वो रुपए आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, यानी उपभोग कर रहे हैं। क्या प्राप्ति के लिए, संतुष्टि प्राप्त के लिए, यानी रिलैक्सेशन प्राप्त करने के लिए, मुझे यहाँ पर घूमना है इसके लिए। मान लीजिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपको आम खाना है, तो आपको आम खाने की इच्छा हो रही है, यानी आपको आम खा लेंगे तो आपको संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो जब आपको आम खाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको कुछ मूल्य अदा करने पड़ेंगे। जब आप उसके मूल्य को अदा कर लेंगे, अर्थात खर्च कर लेंगे, रुपए को, एक्सपेंडिचर को खर्च कर लेंगे, एक्सपेंडिचर कर लेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उपभोग करेंगे। और उस उपभोग से हमें क्या मिलेगी, संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक, तो कंजप्शन क्या होता है, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च होता है। मान लिए ये मेरा पेन है या मार्कर है, इसको मैंने क्यों खरीदा, क्योंकि मुझे इसमें बोर्ड वर्क करना पड़ा। बोर्ड पर करने से मुझे क्या मिल रही, संतुष्टि, यानी मुझे यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। चूँकि मुझे यूटिलिटी प्राप्त हो रही है तो ये खर्च क्या है, कंजप्शन है, उपभोग है। ठीक, तो ये था कंजप्शन। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो कीन्स के अनुसार, इसमें कीन्स ने क्या अवधारणा दी, ये बात करते हैं। तो इसमें कीन्स ने कहा है, कीन्स के अनुसार, कीन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग का स्तर आय के स्तर पर सकारात्मक, यानी पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। यानी अब जो कंजप्शन पर कीन्स ने कहा है कि एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग का स्तर आय के स्तर पर सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। तो इसको हम इस जो स्टेटमेंट है, इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं, तो आपको स्पष्ट तौर पर इसको समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर एक हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये है 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनकम को दिखाएंगे, यहाँ पर हम दिखाएंगे जो कंजप्शन कर रहे हैं, कंजप्शन। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो उपभोग का स्तर है वो आय के स्तर पर सकारात्मक रूप से कैसे निर्भर कर रहा है। तो देख लेते हैं। एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर, यानी मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से ऐसा ग्राफ खींचेगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। क्यों होगा, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा जाता है, एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग का स्तर आय के स्तर पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक ऐसा स्तर होगा, यानी कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरी यदि इनकम 0 भी होगी तो मैं कुछ ना कुछ उपभोग तो कर ही रहा, चाहे मैं उधार लेके करूँ या इनकम करके रहूँ। चूँकि मेरी इनकम नहीं हो रही है तो मेरा कुछ ना कुछ खर्च तो होगा ही होगा। जैसे अभी मेरी कोई इनकम नहीं है, फिर भी मेरा खर्च तो है ही। तो मेरी इनकम ना होने के बावजूद भी मेरा खर्च है। अब वो उस खर्च को मैं, जैसे जो बेसिक एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे खाना खर्च होता है, ये सारी चीज़ें ये बेसिक एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो चूँकि मेरा इनकम ही नहीं है फिर भी उपभोग हो रहा है, ठीक, उपभोग हो रहा है, नहीं उपभोग के प्रति खर्च हो रहा है, तो कंजप्शन तो है। तो यहाँ पर क्या करें, एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर, यानी यदि किसी व्यक्ति की आय 0 भी है
तो वो कंजप्शन करेगा, चाहे वो उधार लेके करे चाहे किसी प्रकार करे, कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर हमने ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक, अब मान लीजिए आय, किसी व्यक्ति की आय क्या है, Y1 है। इकॉनमी में जो आय होती है, इनकम होती है, उसको Y से डिनोमिनेटेड करते हैं, यानी Y से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो आय है Y1 है, Y1 है, तो Y1 है, तो यहाँ से हम जब इसको ग्राफ को मिलाएंगे तो कंजप्शन इसमें क्या दिखा रहा है, C1। यानी ये इस ग्राफ के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की आय Y1 है तो उसकी जो उपभोग होगा, यानी जो कंजप्शन होगा वह क्या होगा, C1 होगा। यानी जब हमारी आय बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। न्यूनतम स्तर पर तो कंजप्शन होगा ही, क्योंकि कंजप्शन करना है, चूँकि बेसिक कंजप्शन होगा वो तो हम करेंगे ही, तो उसको चाहे हम उधार लेके करें वो तो होगा ही। लेकिन जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी, जैसे हमने यहाँ पर आय को Y1 लिया तो यहाँ पर C1 बढ़ गया, यहाँ पर जो उपभोग है वही भी बढ़ गया। मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति लेते हैं जिसकी आय कितनी है, Y2 है। तो Y2 जब हम किसी व्यक्ति की आय है तो जब हम इसको ग्राफ में मिलाएंगे तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वह कितना हो रहा है, C2 हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आय का स्तर जैसे ही हमने यहाँ पर बढ़ाया, यहाँ पर C1 से C2 जो उपभोग का स्तर है वही भी बढ़ गया। तो यहाँ पर कीन्स ने क्या कहा था, कीन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग का स्तर आय के स्तर पर सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, इस ग्राफ से वही हो रहा है। जैसे ही हमने इनकम को Y1 किया तो एक्सपेंडर C1 हो गया, जो कंजप्शन है वह C1 हो गया। और जैसे ही हमने आय के स्तर को थोड़ा और बढ़ाया, यानी Y2 किया, तो C2 यानी जो कंजप्शन का स्तर है वह भी बढ़ गया। तो यहाँ पर इस ग्राफ से सिद्ध होता है कि जो आय का स्तर है वह, चूँकि जो उपभोग का स्तर है वह आय के स्तर पर सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। अब यहाँ पर आपको एक और बात देखने को मिल रही होगी कि जो आय का स्तर है उसके कंपैरिजन में जो उपभोग का स्तर है वह कम है। तो इस पर भी जो कीन्स ने उसने एक टिप्पणी की है, तो उसको भी देख लेते हैं। कीन्स के अनुसार, इसको अलग से देखेंगे, इसको इसी ग्राफ से समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो आय का स्तर है वह इतना बढ़ाने पर, Y1 से Y2 ले जाने पर कंजप्शन इतना बढ़ रहा है। आपको ग्राफ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो आय का स्तर है वह ज़्यादा बढ़ा, जबकि जो कंजप्शन का स्तर है उसके कंपैरिजन में कम बढ़ा। तो ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण यहाँ पर है। तो कीन्स के अनुसार उपभोग में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन की तुलना में कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि लोग आय की एक भाग आय के एक भाग की बचत कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल जो जनरली बात हो रही है वही जो हमारे आजकल घरों में होती है कि चूँकि जब हमारा आय का स्तर ज़्यादा होता है तो हम कंजप्शन भी ज़्यादा करते हैं। अब जो उपभोग में जो परिवर्तन होता है वह आय में परिवर्तन की तुलना में कम इसलिए होता है क्योंकि जो लोग होते हैं वह आय के एक भाग की बचत कर लेते हैं, जैसा कि हमारे सामान्य घरों में होता ही है। तो आप इसको अच्छी तरह से रिलेट करेंगे। ठीक, तो ये एक व्यवहारिक उदाहरण है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो कीन्स ने कहा है वो एकदम सत्य बैठता है कि एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग का स्तर आय के स्तर पर सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो चलिए हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम आई का। आई का मतलब क्या होता है? तो दूसरा यहाँ पर है आई इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश।
अब निवेश का संबंध एग्रीगेट डिमांड से कैसे होता है तो हम बात करते हैं। इसकी पहले परिभाषा, यह एक खर्च होता है जो उत्पादन के विस्तार के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से भवन निर्माण मशीन तथा उपकरणों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर निवेश हम बात करते हैं, तो निवेश भी एक प्रकार का खर्च होता है जो उत्पादन के विस्तार के लिए, तो उत्पादन के विस्तार के लिए जो भी खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम निवेश कहते हैं। तो यह मुख्य रूप से भवन निर्माण मशीन तथा उपकरणों के लिए किया जाता है। तो कोई भी कंपनी है उसमें जब प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वह किस रूप में होता है, एक तो भूमि के रूप में होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था उत्पादन के 4 कारक होते हैं, तो एक तो भूमि के रूप में होता है निवेश, और दूसरा होता है भूमि के रूप में, और दूसरा होता है मशीन, क्योंकि किसी भी उद्योग में जब तक आप मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, अर्थात उत्पादन के विस्तार के लिए हमें मशीन की आवश्यकता होगी और अच्छे से अच्छे उपकरणों की आवश्यकता होगी और लेबर की भी आवश्यकता होगी। तो हम इन सभी प्रकारों से क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो यहाँ पर कीन्स का निवेश के प्रति क्या दृष्टिकोण है उसकी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने जो अवधारणा दी है उसकी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं फिर देखेंगे, क्योंकि इसमें डायग्राम भी हमें बनाना पड़ेगा। तो इसमें कीन्स ने कहा है, कीन्स के अनुसार निवेश ब्याज दर पर निर्भर करता है, परंतु यह इससे अर्थात ब्याज दर से नकारात्मक यानी नकारात्मक रूप से जुड़ा होता है। अभी हम इस स्टेटमेंट को डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कहता है कि निवेश ब्याज दर पर निर्भर करता है, लेकिन यह इससे नकारात्मक रूप से जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पर रखते हैं हम निवेश इन्वेस्टमेंट, ठीक। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्याज दर पर निर्भर करता है परंतु इससे नकारात्मक रूप से जुड़ा रहता है। तो इसका ग्राफ ये बनता है कीन्स के अनुसार। अब ये कैसे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है देखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है यदि इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर अधिक होगा तो कोई भी व्यक्ति धन उधार नहीं लेना चाहेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए 15% इंटरेस्ट रेट है, तो 15% यदि इंटरेस्ट रेट है तो जो निवेश है वह कम ही होगा, क्योंकि जब भी कोई बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है तो कोई भी व्यक्ति क्या होता है, ऋण लेने से बचता है। तो ऋण नहीं लेगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। तो जब 15% की ब्याज दर होगी यानी
अधिक ब्याज दर पर कम निवेश होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए 100 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट हुआ और यदि इसी ब्याज दर को 5% कर दिया जाए तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमने ब्याज दर कम की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जब ब्याज दर कम होती है तो व्यक्ति रिस्क लेना चाहता है, तो ब्याज दर जैसे ही कम होगी जो इन्वेस्टमेंट है वह बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो 100 करोड़ था वह यहाँ पर 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, एक उदाहरण के रूप में। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट अधिक होगा जो इन्वेस्टमेंट है वह कम हो गया, जैसे ही इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट रेट है वह कम हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो यही इसका मतलब था कि निवेश ब्याज दर पर निर्भर करता है, परंतु यह इससे नकारात्मक रूप से जुड़ा रहता है कि इंटरेस्ट रेट जितना अधिक होगा इन्वेस्टमेंट उतना ही कम होगा, और इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा इन्वेस्टमेंट उतना ही अधिक होगा। ठीक, तो जो यहाँ पर जो ग्राफ बना इसको हम कहते हैं, जो कर्व बना इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट लाइन, अर्थात निवेश रेखा। ठीक, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों को समझ लिया कि सी यानी कंजप्शन के बारे में स्कीन्स के अनुसार क्या कहा गया है, दूसरा हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा। अब आगे हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर की। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स और एम का मतलब होता है इम्पोर्ट। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम आगे की जो बातें हैं उनको समझेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो कीन्स का इकोनॉमिक्स है वह ख़त्म होगा, फिर हम आगे अदर टॉपिक्स की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, गुड बाय।